हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इसको देखें और सीखें। टुडे हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी शो यू। यू कैन सी द स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा कि एज यूजुअल आई ऑलवेज कम विद अ कोटेशन। आज भी मैं एक कोटेशन लेके आई हूँ आपके लिए। And the quotation is like this: a reader leaves 1,000 lives before he dies. A reader leaves 1,000 lives before he dies. Okay? The man who never reads leaves only one life. So it's our fortune कि हम लोगों को ये लाइफ मिली है, बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस वन लाइफ को मोस्ट ऑफ यूज कर सके, तो वी वांट कि हम लोग बहुत तरह की लाइफ जिए, है ना। एंड देर इज अ बेटर वे, देर इज नो अदर बेटर बेटर वे एक्चुअली देन टू रीड एंड रीड एंड रीड। तो अगर आप चाहते हो कि आप थाउजेंड्स ऑफ लाइफ जिए, तो यू हैव टू बी अ रीडर। आपको एक रीडर होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू रीड you go through several stories, and in several stories you go through several lives, so you get a chance to live several lives. Okay, so this is how a reader can live thousand of lives. लेकिन जो कभी नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक लाइफ जीता है। तो यू डिसाइड कि आप एक लाइफ जीना चाहते हो या बहुत सारी लाइफ जीना चाहते हो। आई लीव इट अप टू यू। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ओके okay? क्या पढ़ने वाले हम आज, आपको दिख रहा है? व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? सो लेट मी टेल यू कि आपके सिलेबस में जो आपका एग्जाम्स होता है बोर्ड का, उसमें जो है रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग प्लस राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है उससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग सेक्शंस में 20 मार्क्स है और रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करना है। और इससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सिर्फ क्लास 10th के या 12th के एग्जाम के लिए नहीं। इवन इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, जिस भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपियर होंगे, वहाँ भी आपको कॉम्पोजिशन सॉल्व करने पड़ते हैं, वहाँ भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसकी टेक्निक को सीख लें एंड देन यू अप्लाई। सो कॉम्प्रीहेंशन क्या है? ओके, कॉम्प्रीहेंशन क्या है? लेट मी फर्स्ट टेल यू कि कॉम्प्रीहेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है। सो द डिक्शनरी मीनिंग जो है, जो डिक्शनरी में अगर आप सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करोगे, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने की एबिलिटी, और ग्रैप्स, टू हैव ग्रीप ओवर समथिंग, टू और कंसेप्शन। तो ये इसका मतलब है। अब इसमें ग्रास्प का मतलब क्या है? तो ग्रास्प का मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। जैसे जो घोड़ा है या गाय है वो घास चरती है ना, तो ग्रास्प करती है, उसको निगल लेती है, उसको ले लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। सो दैट इज हाउ आप जब पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस शब्द को, उस कॉम्प्रीहेंशन, उस पैसेज को पूरी तरह से ग्रास्प कर सके। साथ साथ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, उस रीडिंग से आप कुछ तो समझ पा रहे हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, या ग्रिप ओवर समथिंग, और कंसेप्शन, किसी चीज का शुरुआत आपको कुछ समझ में आता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप उससे ये रीडिंग से समझ सके। ठीक है, फिर कॉम्प्रीहेंडिंग टेक्स्ट का मतलब अब क्या है? कॉम्प्रीहेंशन वर्ड तो आप समझ गए, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद आता है कि कॉम्प्रीहेंडिंग जब करना पड़ेगा आपको, तो उसमें जो टेक्स्ट होंगे, उसमें जो लिखा हुआ होगा, उसको कॉम्प्रीहेंडिंग जो टेक्स्ट है उसका मतलब क्या है? तो इंटरैक्टिंग विथ द टेक्स्ट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट कंप्लीटली। इंटरैक्टिंग का मतलब होता है जैसे वी आर इंटरैक्टिंग राइट नाउ, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं,
तो इन द सेम वे व्हेन यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट, जब आप किसी लिखित चीजों को पढ़ते हो, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, तो यू मस्ट इंटरैक्ट विथ इट, आपको उससे 1 to 1 बातचीत करनी है। और क्यों करनी है? ताकि आप समझ सको उसको पूरी तरह से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझने के लिए जो है पढ़ते हैं। तो कॉम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट मतलब जब आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसमें से चीजों को समझें, आप उससे समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, दिस मीन्स सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, जब हम लोग बोलते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, तो व्हाट डज इट मीन? तो कॉम्प्रिहेंडिंग टेक्स्ट का मतलब तो मैंने आपको बताया, इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट, आप उसके साथ बातचीत करते हो, समझते हो, ताकि आप उसको कुछ तो समझ पाओ। एंड इफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, दिस मीन्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ आप जरूर समझेंगे। अब ये कुछ क्या है? ये कुछ क्या है? लेट अस सी कि आप क्या समझते हो। तो आप समझ पाते हो द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओके, पहली चीज आप क्या समझते हो व्हेन यू आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब आप पढ़ते हो, तो आप अगर बोलते हो कि मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ, मुझे या कर सकती हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका पहला मतलब है कि यू आर द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल, मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ समझ रहे। लिटरल मीनिंग यानी उस जो शब्द है, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका शाब्दिक ज्ञान आपको है, वो क्या कह रहा है उसका मीनिंग आपको पता है। फिर क्या है? दूसरा क्या चीज है? द इन्फरेंशियल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आप समझ रहे हो। एक होता है कि लिखा होता है, उस टेक्स्ट का मतलब हम समझते हैं, और दूसरा इन्फरेंशियल मीनिंग उसका समझते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि शेक्सपियर जो है, उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है। अब यहाँ जो वर्ड है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये दुनिया, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ये दुनिया एक रंगमंच है। लेकिन इससे कुछ मीनिंग तो नहीं निकल रहा। लेकिन इसका इन्फरेंशियल मीनिंग क्या है? कि ये दुनिया जो है वो एक ऐसा जगह है जहां हम लोग अपने अपने किरदार को प्ले करने के लिए आए हैं, एंड वी डू ऑल द थिंग्स फॉर प्लेइंग आवर रोल्स ऑन दिस अर्थ। दैट्स वाई वो यहाँ मेटाफर का यूज कर रहे हैं। और इन्फ्रेंशियल मीनिंग कुछ और है, टेक्सचुअल मीनिंग कुछ और है, लिटरल मीनिंग कुछ और है। तो इसी तरीके से जो मेटाफर्स यूज करते हैं, तो उसका मीनिंग एक्चुअली में जो टेक्स्ट लिखा है, उस शब्द का मतलब कुछ और होता है, लेकिन उसका इन्फरेंशियल मीनिंग कुछ और होता है। तो जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, तो अगर आप दोनों निकाल पाए, मतलब जो शब्द है उसके अर्थ प्लस उस वो शब्द मिलकर के क्या कहना चाहते हैं, जब आप उसका अर्थ निकाल पाते हो, देन वी से दैट यू नो द इन्फरेंशियल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, और क्या है? तीसरा क्या है? यू आर एबल टू इवेलुएट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, अब इवेल्युएशन क्या है? इवेलुएट का मतलब क्या है? तो आप मूल्यांकन कर पाते हो, आप उसका मूल्य समझ पाते हो कि ये बात क्यों कही गई होगी, इसमें वैल्यू क्या छुपा हुआ है। तो आप जब बोलते हो कि आई रीड दिस, आई हैव रेड दिस, मुझे ये समझ में आ गया है, तो समझने का इसका मतलब ये है कि इफ यू आर सेइंग कि आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा है और समझ लिया है, तो इसका मतलब है कि आप उसके लिटरल मीनिंग को समझ रहे हो, आप उसके इन्फरेंशियल मीनिंग को समझ रहे हो, एंड आप उससे इवेल्युएट करके देख पा रहे हो कि इसका अर्थ से क्या मतलब निकल रहा है। देन यू कैन से कि यस, आई हैव कॉम्प्रिहेंडेड द टेक्स्ट और आई हैव अंडरस्टूड दिस टेक्स्ट, देन यू कैन से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें की इंग्रेडिएंट्स विच वन नीड टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको कुछ चीजें जो हैं वो अति आवश्यक हैं, जो आपको होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, तो अब वो क्या चीजें हैं जो जरूरी है? तो लेट मी शो यू। तो इसका पहला है एबिलिटी टू रीड एंड डिकोड। ठीक है, एबिलिटी टू रीड एंड डिकोड। अब जब मैं डिकोड बोलती हूँ, एबिलिटी टू रीड, तो उसका मतलब आपको पता होगा आई थिंक, पढ़ने की क्षमता, आपकी एबिलिटी है कि आप उस टेक्स्ट को एज इट इज पढ़ पा रहे हो, उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, करेक्ट इंटोनेशन के साथ आप उसको पढ़ पा रहे हो। और जब हम बोलते हैं एबिलिटी टू डिकोड, तो डिकोड यही हो गया, इन्फरेंशियल मीनिंग जो आप निकाल लेते हो,
कि ये शब्द जो है इससे ये कहने की कोशिश कर रहा है। जब आप ये कर पाते हो देन यू आर एबल टू डिकोड द मीनिंग। जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो, ब्लू टिक आता है, आप समझ जाते हो कि व्यक्ति ने मैसेज को पढ़ लिया, लेकिन क्या उसने समझा? वो आप कैसे समझते हो? जब रिप्लाई आता है ना? तो उस व्यक्ति ने मैसेज को पढ़ा है और डिकोड भी कर लिया है, यानी आपने जो कहना चाहते हो वो व्यक्ति वो बात को समझ चुका है, इसके लिए उसका रिपोर्ट, उसका रिप्लाई आता है, दैट मीन्स उसने डिकोड कर लिया है। और दूसरा क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। आप उसके भाषा के कॉम्प्रीहेंशंस को कर पा रहे हो। अब ये भाषा का कॉम्प्रीहेंशन क्या है? तो उसका मतलब है बैकग्राउंड नॉलेज। कोई भी टेक्स्ट जो आप पढ़ते हो उसके पीछे कुछ तो चीजें होती हैं। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लास 5-6 से शुरू होता है, 10th-12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवरीवेयर, हमेशा ही आपको जब आप पढ़ते हो, नॉवेल भी पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ तो उसका समझ आपको होना चाहिए। तो कुछ बैकग्राउंड होता है, कोई भी टेक्स्ट का कुछ बैकग्राउंड होता है कि ये बातें क्यों लिखी गई। ठीक है, पूरी कहानी तो एग्जाम में आएगा नहीं कि आपको पूरा चैप्टर या पूरा 100 पेज का कुछ लिखा हो, 2-3 पेज ही होता है। तो उसके बैकग्राउंड का नॉलेज अगर आपने पढ़ाई की है तो यू मस्ट हैव। वोकेबलरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से कि अगर आपको लिखने आना है या पढ़ने आना चाहिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए जो सबसे जरूरी, लाइक अ सॉल्ट इन द फूड, खाने में जैसे नमक जरूरी है, दैट्स हाउ आपको इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज के लिए उसकी वोकेबलरी सीखना बहुत जरूरी है। शब्दावली आपको आनी चाहिए, वर्ड्स आपको पते होने चाहिए कि उसका मतलब क्या है ना? देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल जो सिंटेक्स है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, किस टेंस में कहा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। एंड देन एबिलिटी ऑफ इन्फरेंसेस, अगेन ये लैंग्वेज में ही आता है कि आप उससे क्या समझ रहे हो, क्या आप उसका मतलब निकाल रहे हो। तो ये सारी चीजें जब है, जब आपको पता है उसका बैकग्राउंड स्टोरी कुछ पता है, सपोज किसी ग्रेट पीपल्स के बारे में, जैसे महात्मा गांधी के बारे में कुछ पैसेज दिया है, तो आपको उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है कि वो क्या है, वो क्यों है, वाई ही सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, और एनीवन फॉर से भगत सिंह, और एनीवन फॉर आवर एनी पोस्ट होल्डर और एनीवन। तो आपकी कुछ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है। या मौसम की भी बात हो रही है, अगर पोएट्री भी कॉम्प्रिहेंशन में आता है, मौसम की ही बात हो रही है, तो यू मस्ट नो कि 6 मौसम है, उसमें से किस मौसम की बात हो रही है। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज है ना, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट। और वोकेबलरी, तो शब्द आपको नहीं पता होंगे तो फिर आप हाउ विल यू कॉम्प्रिहेंड। लैंग्वेज स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस टेंस में बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। तो ये सब चीज जो है आपको पता होना चाहिए। नाउ हम लोग देखते हैं कि हमें दिमाग में क्या रखना है जब हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स विच वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल कॉम्प्रिहेंडिंग। क्या चीज रखना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आप पढ़ रहे हो उस टेक्स्ट को, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ सम इमेज और नॉलेज। ठीक है, इसको बोलने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हेन आई से रीडिंग, आपके दिमाग में क्या आता है? रीडिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज रीडिंग? व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग क्या है? तो रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, है ना? रीडिंग है क्या? आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, किसी किताब को पढ़ते हो। जैसे आपने एप्पल बोला, तो एप्पल बोलते साथ साथ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एप्पल बोलने से एक इमेज दिमाग में आता है कि लाल लाल गोल गोल कुछ तो है, विच इज नोन एज एप्पल। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द इमेजेस जो आपके नॉलेज में पहले से है। इफ वी से रेन, अगर आप रेन पढ़ रहे हो तो बारिश दिखना चाहिए आपको, है ना? दिस इज हाउ दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन। तो रीडिंग उसी को बोलते हैं, ये नहीं कि बस उसको पढ़ रहे हैं और कुछ समझ नहीं रहे। तो रीडिंग जब बोलते हैं तो इमेजेस फॉर्म होते हैं हमारे दिमाग में कि व्हाट इज वी आर रीडिंग, व्हाट इज द टेक्स्ट विच मीन समथिंग। तो वो हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज रीडिंग। तो रीडिंग क्या है वो आप समझिए। तो वहां क्या है? कनेक्टिंग द टेक्स्ट विथ सम नोन इमेजेस
और नॉलेज, जो भी आपके पास पहले से नॉलेज है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो इमेज आप फॉर्म करते हो, टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करते हो, दैट इज नोन एज रीडिंग। फिर क्या है, ब्रेकिंग द वर्ड्स इनटू डिफरेंट सिलेबल्स सो दैट द मीनिंग कुड बी अंडरस्टूड। ये प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब तक आप किसी वर्ड को सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उसके मीनिंग को भी समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझें। अब कैसे करें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हमें नहीं आता भाई, हम पढ़ नहीं पाते हैं सही से, तो उसके लिए क्या तरीका है, हर वर्ड में कुछ ना कुछ सिलेबल्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या, वो पार्ट को आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कैसे पढ़ेंगे, नहीं आ रहा पढ़ने, तो आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कितने सिलेबल हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 सिलेबल है। इसी तरह अब आप सोचोगे कि ऐसे नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी हो सकता है क्या, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। इसके लिए भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जब डिक्शनरी देखते हो, आजकल तो सब गूगल देखते हैं, डिक्शनरी कोई देखता ही नहीं है, बट अगर आप गूगल में भी सिलेबल ढूंढना चाहो वर्ड के, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट, और आप वहां से भी समझ सकते हो कि किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वहां तो आजकल स्पीकर भी लगा हुआ है, आप सुन भी सकते हो कि कैसे बोला जाता है। सो यू मस्ट नो, क्योंकि बहुत बार होता है इंग्लिश में खास करके, आपको पता है अल्फाबेट्स तो सिर्फ 26 है लेकिन साउंड 40 है। तो जस्ट विद द चेंज ऑफ अ सिंगल सिलेबल पूरा वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यू मस्ट नो हाउ टू रीड प्रॉपरली, हाउ टू प्रोनाउंसिएशन, देन ओनली उसका सही जो मीनिंग है वो निकल करके आता है। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा क्या कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज एज अ होल, ये एक बहुत जरूरी चीज है। मेरे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि मुझे सारे शब्दों का अर्थ जो है वो पता होना चाहिए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगा, क्योंकि आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, यू आर ऑन द बिगिनिंग स्टेजेस। तो ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड एज अ होल, आप पूरे टेक्स्ट को एज अ होल समझो, एंड देन उसके साथ एक रिलेशन क्रिएट करो उस वर्ड का जो आपको समझ में नहीं आया। कि यहाँ पे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, कि आप पूरा पढ़ के सोचते हो कि अच्छा इसमें ये वर्ड सुटेबल है, उसी तरह से मतलब के बारे में भी सोचो कि ये पूरा वर्ड जो मैंने पूरा सेंटेंस जो पढ़ा है, इसमें जो ये वर्ड है इसका मीनिंग मुझे नहीं पता लेकिन बाकी सबका पता है, तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसको कैसे जोड़ना है मीनिंग को, वहां से अगर आप कोशिश करोगे, नोन टू अननोन, जो जानते हैं वहां से अननोन की तरफ अगर बढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल, कॉम्प्रीहेंड द होल पैसेज, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो ऐसा मत सोचो कि अगर एक वर्ड नहीं आ रहा है तो मैं इसको पढ़ ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं या पढ़ूंगी ही नहीं, समझूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे तो नहीं आता। नहीं, जो समझ में आता है वहां से रिवर्स करो। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। अब एग्जाम तो देना है ना, फाइनली तो एग्जाम्स देना है, उसके लिए ही हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और एग्जाम्स मतलब नॉट ओनली द बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल टाइप ऑफ एग्जाम। तो यहाँ एग्जाम में मैंने आपको अभी बताया कि राइटिंग सेक्शन से, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से 20 + 20 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 20 मार्क्स जो कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है, तो उसमें आपके टोटल 3 पैसेजेस आते हैं। 2 आता है टेक्स्ट से, मतलब टेक्स्ट, और एक जो है वो मतलब टेक्स्ट मतलब यहाँ पे प्रोज हो गया, ठीक है। और एक जो है, एक जो टेक्स्ट आएगा वो आपकी आएगी पोएट्री से। ये मैं क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रही हूँ और दूसरे एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको ये आता है 3, टोटल 3 आते हैं पैसेजेस, ठीक है। अब उसमें 3 पैसेज होते हैं और अनसीन पैसेज होते हैं। तो सीन पैसेज, सीन यानी जो आपने पहले से पढ़ रखा है, मे बी फ्रॉम योर किताब, आपकी किताब से हो सकता है, आपके टेक्स्ट बुक से हो सकता है, और कुछ जो है जो आपने बचपन से भी कहीं पढ़ा है, वो भी नोन ही होता है, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक चैप्टर्स जो आप पढ़ते हो ना, उसी में से वो होता है, तो वो तो फिर भी देखा हुआ है। बट एक जो 2 अनसीन पैसेज आते हैं, जो यानी कि आपके सिलेबस वाले किताब में नहीं, ठीक है, आपके पनोरमा में नहीं है या आपके रीडर बुक में नहीं है, बट वो कहीं दूसरी जगह से आए हैं। तो वो अनसीन पैसेज जो है उसमें कहाँ से आ सकता है,
कहाँ से आ सकता है? पैसेज फ्रॉम एनी करंट इशू ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो आपके एनवायरमेंट में, आपके विसिनिटी में, आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं समाज में, कहीं पे भी दुनिया में, देश में, उससे रिलेटेड किसी इशू से वो अनसीन पैसेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा फिर क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि वो कोई भी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से आ सकता है, जैसे कि बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी, एनीवन, ठीक है, कोई भी पर्सनालिटी ऐसी इंस्पिरेशनल जिनके बारे में जो इंस्पायर करते हैं हमें, जिनसे, जिनको हम आइडियल मानते हैं, जिनकी हम लोग सोचते हैं कि ये कोई कुछ किया है इन्होंने, तो उस तरह की किसी पर्सनालिटी से भी पैसेज आते हैं, ठीक है। और एक तो आपको मैंने बताया कि पोइट्री से आता है, तो 3 टोटल आपके पैसेज आते हैं। एक आपका आता है चैप्टर से सीन, और 2 आते हैं अनसीन। 2 अनसीन में से एक होती है पोइट्री, और बाकी 2 होती है, एक होती है आपके इस तरीके की कोई करंट इशू से, और या किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी से। तो ये आपके एग्जाम्स में ये क्राइटेरिया है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ हम लोग एक पैसेज देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं कि इतना ज्ञान तो मैंने आपको दे दिया, ये होता है, वो होता है, ये होता है, बट जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं और बनाओगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं रीड करोगे, इट्स ऑल इन वेन, कुछ फायदा नहीं है। सो लेट मी रीड दिस टेक्स्ट फॉर यू। A great sage once had a group of disciples. They were all very bright and eager students, and the sage had all the reasons to be proud of them. One day, the sage realized that he has imparted enough knowledge to his disciples. Now they were all very learned. There was only one thing the sage had not taught them, and that was the special verse that could bring the dead back to life. The sage knew that such knowledge was too wonderful and could prove to be a dangerous thing in the hands of someone who was not very wise. The sage pondered over this for a long time, but he also knew that if he did not pass on this secret verse, it could die with him. So at last, he called all his cleverest disciples aside and said, I am going to teach you a very special verse. If you change this, you can bring to life a dead person or animal. If you chant this, you can bring to life a dead person or animal. Use only when you need it and never misuse to test your own powers vainly. ओके, तो यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को पढ़ के क्या समझ में आया कि ये एक टेक्स्ट है अबाउट अ सेज, एक ऋषि के बारे में है जो अपने बच्चों को शिक्षा दिए हैं, और वो सोच रहे हैं कि मैंने अब बहुत सिखा दिया, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, और मेरे बच्चे, मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने जो है, आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने सब सीख लिया है। और एक दिन उस पेज को बहुत ये रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने सब तो सिखा दिया, लेकिन एक सीक्रेट वर्ड्स, एक सीक्रेट मंत्र जो है वो उनके पास अभी भी है, जिससे वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं इसको सबको बताऊं कि नहीं बताऊं, ही इज इन डिलेमा कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। एंड देन ही फाइनली थिंक कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो ये मेरे साथ चला जाएगा, तो फिर ये ज्ञान दूसरे को जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो ही डिसाइडेड कि चलो सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं बताऊंगा, लेकिन आप प्रॉमिस कर लो कि भाई आप तभी यूज करोगे जब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर रोज ऐसे ही नहीं यूज करेंगे अपने पावर को शो करने के लिए, है ना। हमें जैसे ही कुछ पता चलता है, व्हाट वी टेंड टू डू, कि हम लोग इसको शो ऑफ करने लगते हैं कि मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये आता है। लेकिन आप, कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो वो अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड वो अपने ज्ञान को ऐसे ही शो नहीं करते हैं। तो दिस इज द टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द सेज प्राउड? सेज को, ऋषि जी को किस चीज ने प्राउड फील कराया, किसमें उन्होंने, उनको किस चीज से ये हुआ कि भाई मुझे बहुत खुशी है? तो आपने देखा यहाँ पे, मैंने पहले ही टिक लगा दिया कि उन्होंने सबको जो ज्ञान दिया है उसकी वजह से वो प्राउड फील कर रहे हैं। Whom did the sage teach the special words?
ये 4 क्वेश्चन है, मैं पहले ही क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो। व्हाट मेड द सेज प्राउड, whom did the sage teach the special words, why was the sage hesitating to teach the special words, and what is the message of the passage। इसी तरीके से 2-2 नंबर के, 3-3 2 नंबर के आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में भी। इसी तरीके का एक पैसेज होगा और 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। कोई 3 का, ये 6 नंबर का एक आता है, 7-7 नंबर के 2 होते हैं और एक 6 नंबर का होता है। पोइट्री से 6 मार्क्स के आते हैं और इससे 7 मार्क्स के आते हैं। तो अब आप क्या क्या करोगे, हाउ विल यू आंसर। आपने टेक्स्ट एक बार पढ़ लिया, मुझे लगता है कि फर्स्ट हमें क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। इसलिए पढ़ लेने चाहिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में होता है कि मुझे क्यों पढ़ना है। यू गेट अ रीजन, यू गॉट अ रीजन कि मुझे इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए मुझे ये टेक्स्ट पढ़ना है। तो इसलिए आई थिंक वी मस्ट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस पढ़े। अब अगर आपको जो टेक्स्ट है वो आप पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई टू कनेक्ट। जो फर्स्ट आपको बताया था कि कनेक्ट, क्या कनेक्ट करना है, क्वेश्चंस के वर्ड्स को और टेक्स्ट से उस वर्ड को। जब आप कनेक्ट करते हो तो आप ढूंढते हो तो सेम आपको कुछ वर्ड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे प्राउड वर्ड आया, वहां पे प्राउड वर्ड आया, तो आप कनेक्ट कर सकते हो ना कि क्या आंसर हो सकता है। सो दे वेर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर स्टूडेंट, दैट इज व्हाट मेड द सेज प्राउड, है ना। सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है, आप ढूंढ सकते हो। whom did the sage teach the special word, किसको सिखाया, क्या किसी स्पेशल एक व्यक्ति का नाम दिया है, ऐसा किसी व्यक्ति का नाम दिया है टेक्स्ट में कि किसी एक को सिखाया। तो उन्होंने अपने क्लेवरेस्ट डिसिपल को सिखाया है। नाम तो नहीं दिया है लेकिन एक एडजेक्टिव के साथ डिसाइड कर दिया क्लेवरेस्ट के साथ कि भाई जो सबसे क्लेवर था उसी को उन्होंने सिखाया। Why was the sage hesitating to teach the special word? अब क्यों ये हेजिटेट कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि ये मिसयूज हो सकता है ना। ये है इन्फरेंशियल। आपने इन्फर किया कि ये पूरा पढ़ के समझ में आया कि इनको लग रहा था कि पता नहीं अगर ये किसी को सिखाएंगे तो हो सकता है कि ये जो नॉलेज है, ही न्यू दैट सच नॉलेज वाज टू वंडरफुल एंड कुड प्रूव टू बी अ डेंजरस थिंग इन द हैंड ऑफ समवन हु वाज नॉट वेरी वाइज। अगर किसी बेवकूफ के हाथों में इस तरह की ज्ञान लग गई तो हो सकता है वो इसका मिसयूज करे। तो दैट्स वाई वो हेजिटेट थे, मतलब हिचकिचाहट थी उनके अंदर सिखाने को लेकर के। व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ आता है आपका वो इन्फरेंशियल वाला पार्ट कि आपको टेक्स्ट को इन्फरेंस करके निकालना है कि इसमें मैसेज क्या है। अब ये डायरेक्ट नहीं बोलेगा टेक्स्ट की सो फ्रॉम दिस टेक्स्ट दिस इज द मैसेज गिवन, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको पूरे में से जो है वो सिखाना है। तो यहाँ पे मैसेज क्या हो सकता है आप सोचेंगे अगर, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सोच रहे थे कि इंपॉर्टेंट नॉलेज को ट्रांसफर तो करना है बट इन द राइट हैंड, मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी स्पेशल पावर का, स्पेशल वर्ड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी स्पेशल वर्ड, तो ये यूज ओनली व्हेन यू नीड इट एंड नेवर मिसयूज टू टेस्ट योर। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज। तो यहाँ जो आपने ये 3 क्वेश्चंस देखे हैं दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर पैसेज। लेकिन जो मैंने आपको इन्फरेंशियल टेक्स्ट की बात की थी कि आपको इन्फरेंस ड्रॉ करना है, आपको मीनिंग उससे निकालना है, उसका क्या मतलब था वो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैसेज, दे आर नॉट डायरेक्टली रिटन इन द टेक्स्ट, ये इनडायरेक्टली आंसर्स होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको उससे एक मैसेज ड्रॉ करना है उस पैसेज में से। तो आप यहाँ पे व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या है डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि लास्ट जो लाइन है यही इसका मैसेज है कि यूज ओनली व्हेन यू नीड इट, नेवर मिसयूज और टेस्ट योर पावर्स वेन। कभी भी किसी भी नॉलेज को जो इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, कीमती है, उसको सिर्फ अपने पावर को शो करने के लिए यू शुड नॉट यूज। आपको उसको हमेशा सोच समझ के ही, अब जैसे न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन है हमारे देश के पास, तो क्या जहां मन करेगा वहां चलाते फिरेंगे? नहीं। बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, डजंट मीन कि वो हर जगह हर लड़ाई में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो यूज कर रहे हैं।
सेम वे इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट कोई नॉलेज है, पावर है, उसको हमेशा सोच समझ के ही यूज करना है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पैसेज। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। जो टेक्स्ट के पैसेज के क्वेश्चन से पहले उनको पढ़िए। तो लेट अस प्रैक्टिस इन दैट वे। अभी हम लोग उस तरीके से पढ़ के देखते हैं कि अगर हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसका क्या फायदा है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज द स्पीकर लव। स्पीकर किस चीज से क्या पसंद कर रहा है, क्या प्यार कर रहा है। व्हाट डज द विंटर टर्न what does the winter turn into snow into, and make sentences with snow and turn। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस पढ़ लिया आपने फर्स्ट में, और अब हम लोग पढ़ेंगे एक टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है ये एक पोएम से है, क्योंकि आपका एक अनसीन पैसेज जो है वो पोएम से होता है। तो लेट मी रिसाइट दिस पोएम फॉर यू। विंटर विंटर डू यू नो आई लव द फ्लफी प्योर व्हाइट स्नो। Winter, winter, do you know I love the fluffy, pure white snow. Winter, winter, you are turning snow into ice. Winter, winter, that's not very nice. I love the fluffy, pure white snow. First question में भी हमें love word मिला था, है ना? और यहाँ भी हमें love word मिला है। Connection, याद है ना? आपको मैंने बताया था कि you have to connect. आपको कनेक्ट करना है। तो आप देखो क्वेश्चन और टेक्स्ट में कनेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे और कैसे आंसर कर सकते हो। तो बहुत इजी है। व्हाट डज द स्पीकर लव? द स्पीकर लव द फ्लफी प्योर व्हाइट स्नो। डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द विंटर टर्न स्नो इनटू? विंटर स्नो को किस चीज में बदल देता है? जो नेक्स्ट स्टेंजा था पोएम का उसमें था विंटर विंटर यू आर टर्निंग स्नो इनटू आइस। तो यू आर टर्निंग, विंटर को बोल रहा है यू आर टर्निंग स्नो इनटू आइस। तो विंटर टर्न स्नो इनटू आइस, है ना? अगेन कनेक्शन। मेक सेंटेंस विथ स्नो एंड टर्न। तो आप तो इससे सेंटेंस बना ही सकते हो कि स्नो, आई लव स्नो, स्नो आर वाइट, मैनी आप सेंटेंस ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। सो दिस इज हाउ, इफ यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू रीड द पैसेज, then try to connect them and find out the answers। तब आप उसके आंसर ढूंढोगे तो it will be easy for you। अभी हम लोग चलो देखते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन को पूरे को एक साथ हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट रफली वंस। एक बार ऐसे ही क्वेश्चंस को पहले आप पढ़ लीजिए कि क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। देन रीड द टेक्स्ट या पैसेज केयरफुली। फिर आप केयरफुली उस पैसेज को पढ़ो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वापस से क्वेश्चंस को फिर से रीड करिए, फिर से आप पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, उसके बाद आप रीड द टेक्स्ट अगेन एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विथ एन इमेज विथ योर प्रायर अंडरस्टैंडिंग। तो आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया, रफली क्वेश्चंस पढ़ लिया, देन आपने क्या किया, टेक्स्ट को पढ़ा, वापस क्वेश्चन पे गए कि क्या क्वेश्चन था, मैंने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें कहीं कोई लिंक है या नहीं है, और फिर आपने टेक्स्ट के साथ एक कनेक्शन बनाया समझने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है। अंडरलाइन द टेक्स्ट विच यू फाइंड दैट मैनी रिलेटेड टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे थे, जब भी मैं पैसेज को रीड कर रही थी और क्वेश्चंस को कर रही थी तो मैं उसमें अंडरलाइन कर रही थी जो वर्ड्स मुझे सिमिलर मिल रहा था। तो दिस इज व्हाट यू आल्सो हैव टू डू। एक पेंसिल रखना चाहिए और ट्राई टू अंडरलाइन कि क्या क्या वर्ड्स हमें सिमिलर मिल रहे हैं ताकि हम आंसर्स को ढूंढे। एंड देन ट्राई टू यूज द गिवन सेंटेंसेस टू फॉर्म द आंसर्स। और आप कोशिश करो कि हम लोग जो पैसेज दिया हुआ है, जो टेक्स्ट दिया हुआ है, उसी में से आंसर्स फाइंड आउट करें, उसी से सेंटेंसेस लेकर के आंसर्स बनाएं। ज्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाने की कोशिश करिए। एक फॉर्मूला भी है, किस इट, ओके। कैसे, ये क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी आप सेंटेंस फॉर्म करें, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ट्राई टू यूज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना बनाए, सिंपल सेंटेंस बनाए। बहुत ज्यादा लंबा लॉन्ग सेंटेंसेस फॉर्म ना करने की कोशिश करें, बिकॉज जितना लंबा सेंटेंस आप फॉर्म करने की कोशिश करेंगे उतने मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट मिस्टेक्स के चांस जो है वो कम रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, एंड एक्चुअली दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, बेसिकली ये आपका होमवर्क है। आप पहले क्वेश्चंस मैंने दिखाया, देन आई एम शोइंग यू द टेक्स्ट। अब आप पढ़ करके, वीडियो देख करके क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ, कि खुद से कोशिश करिए कि आप इसको कैसे आंसर करेंगे। फर्स्ट आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, देन यू रीड द टेक्स्ट। व्हेन वाज अब्राहम लिंकन बोर्न? व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर? What was his famous speech in 1960 about? Make sentences with slave and politics. तो यहाँ आप अब्राहम लिंकन was born in 1809. His father was a poor farmer. तो इस तरीके से आप अंडरलाइन करते जाओ। मैं एक दो को अंडरलाइन करके आपको बता दे रही हूँ, आपको यहाँ भी वापस वही करना है। क्या करना है? कनेक्ट द क्वेश्चंस, वर्ड्स विथ द sentences given in the text. Okay. अब हम लोग कॉमन एरियाज ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकता है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं फ्रॉम द पैसेजेस। तो पहला आता है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, थिन फैट, ऑपोजिट वर्ड्स। एंटोनिम्स इज ऑपोजिट, सिनोनिम इज सिमिलर, एस से सिमिलर। तो सिनोनिम और एंटोनिम पूछ सकता है कि कोई वर्ड दिया है, जैसे थिन दे दिया और पूछ रहा है पैसेज में इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या है, फाइंड आउट। ठीक है। द वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल इन द पैसेज, ये अब क्वेश्चन है इस तरीके का हो सकता है कि इररिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम क्या है। ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड का मीनिंग भी पूछा जाता है अक्सर। तो द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑल द लिविंग थिंग्स, ऐसा एक वर्ड टेक्स्ट में दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो आंसर है इकोलॉजी, आपके 10th के बुक में भी है चैप्टर, है ना। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक वर्ड बहुत सारे वर्ड्स के लिए जो यूज होता है, इसका एक एग्जांपल आप देख लो। द बुक दैट टेल्स अस ऑल द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, क्या होता है? गेस करो। आई एम गिविंग यू द आंसर्स, इतने देर में आप गेस कर सकते होंगे। डिक्शनरी, करेक्ट। सो और क्या आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। नाउ की थिंग कॉम्प्रिहेंड करने के लिए लास्ट में मैं एक वाइंड अप आपको बता देती हूँ कि क्या आपको करना है ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर तरीके से आंसर कर सकें। मेकिंग कनेक्शन विथ प्रीवियस नॉलेज, मेकिंग कनेक्शन विथ प्रीवियस नॉलेज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। बार बार मैंने बताया है कि आपको कनेक्शंस बनाने हैं सेंटेंस में। नोन टू अननोन, जो आपको पता है वहां से शुरू करिए, अननोन तक जाइए। ठीक है। पूरे सेंटेंस को एज अ होल पढ़िए और फिर समझने की कोशिश करिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, रेदर देन ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग। एक एक शब्द का अर्थ जानने से बेहतर है पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानिए, और उसमें जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है कोशिश करिए कनेक्ट करने की कि ये कैसे, इससे क्या जुड़ के मतलब निकल सकता है। अंडरलाइनिंग एंड लिंकिंग द कॉमनलिटी बिटवीन क्वेश्चंस एंड गिवन पैसेज, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में और पैसेज में क्या कॉमन है, क्या लिंक है, क्या रिश्ता है, ढूंढने की, बनाने की कोशिश आपको करनी है। बी अवेयर एंड अपडेट रिलेटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है, अनलेस, क्योंकि अनसीन पैसेजेस कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा भी होगा, बट कहीं से भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा दायरा है इसका। तो आप, इसलिए जरूरी है कि आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो, आप पढ़ते रहें और आप अपडेटेड रहें सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन से, अपने देश के, दुनिया के, अपने सोसाइटी के। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक रीडिंग फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एज पार्ट ऑफ योर रूटीन। जैसा कि मैंने आपको अपने कोटेशन में भी बताया था, इफ यू वांट टू लिव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ,
रीड। अगर आप बहुत सारा जीवन एक जीवन में जीना चाहते हो तो बहुत सारा पढ़ने की जरूरत आपको है। तो बहुत सारा पढ़ने एक साथ तो होगा नहीं, तो एटलीस्ट 15 मिनट रोज जो है जरूर पढ़िए, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। मेक इट अ हैबिट कि आप उसको जरूर पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये कुछ की थिंग्स है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, नोन टू अननोन, अंडरलाइनिंग, है ना, फिर अपडेट रहना, एंड 15 मिनट एटलीस्ट रोज पढ़ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैप्पी रीडिंग। और प्लीज आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मेंशन करिए। वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू। अगर आप कमेंट में नाइस की जगह क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू।